हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहा था कि आवेश क्या होता है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आवेश की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और आवेश के कौन-कौन से मात्रक होते हैं। ठीक है, आज के इस पूरे वीडियो से हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली हमारी हेडिंग रहेगी उसका नाम है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, ये आज की हमारी पहली हेडिंग है। ठीक है, आवेश के गुणधर्म, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आवेश की, उसमें आपको मिलता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। ये आवेश की पहली प्रॉपर्टी होती है कि आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक, अब आकर्षण और प्रतिकर्षण काम कैसे करता है आवेश में? तो एक बात याद रखना, सजातीय, सजातीय का मतलब होता है सेम नेचर के चार्ज। विजातीय मतलब डिफरेंट नेचर के चार्ज। ठीक है, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है सेम नेचर, ठीक है, और विजातीय, विजातीय का मतलब होता है डिफरेंट नेचर। ठीक है, डिफरेंट नेचर। तो अगर आपको सेम नेचर के चार्जेस मिलेंगे, ठीक है, सजातीय मतलब जैसे आपको मिल जाए प्लस प्लस या फिर आपको मिले माइनस माइनस, ठीक है, उनको कहते हैं सजातीय आवेश। ठीक, अगर आपको मिल जाए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस मिले, उन्हें कहते हैं सजातीय आवेश। और विजातीय आवेश का मतलब होता है या तो प्लस माइनस मिले या फिर आपको माइनस प्लस मिले। ठीक है, उन्हें कहते हैं विजातीय आवेश, मतलब डिफरेंट नेचर के चार्जेस। तो जब भी आपको सजातीय आवेश मिले, तो सजातीय आवेश में बेसिकली आपका प्रतिकर्षण वाला गुण काम करता है। ठीक है, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण वाला गुण काम करता है और विजातीय आवेश में आपका आकर्षण वाला गुण काम करता है। ठीक है, अगर आपका जो आवेश है वो सजातीय यानी सेम नेचर के चार्जेस में अगर प्लस प्लस है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण काम करता है, माइनस माइनस है तो भी उनके बीच में प्रतिकर्षण काम करता है। और बाय द वे, एक प्लस है दूसरा माइनस या फिर दूसरा माइनस है, मतलब एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण वाला गुण काम करता है। अच्छा, एक बात और, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होते हैं? तो आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को पास लाना। ठीक है, एक दूसरे को पास लाना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे को दूर भगाना, एक दूसरे से दूर चले जाना, उसका मतलब होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आवेश में जो पहला गुणधर्म होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण, मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेश का पहला गुणधर्म होता है। ठीक है, आवेश का दूसरा गुणधर्म जो होता है उसके बारे में बात करें तो आवेश का दूसरा गुणधर्म होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको इंग्लिश में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। अब आवेश का संरक्षण समझने से पहले जैसे आप लोग ये भी जानते हो द्रव्यमान का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। तो ऊर्जा के संरक्षण में हम लोग क्या कहते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम में बात करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका आवेश संरक्षण का जो नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया
जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज ये कोई आपका एक ऐसा तंत्र है, ऐसा निकाय है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम कह सकते हो आप उसको, कि इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, एक ऐसा निकाय आपके पास में है। ठीक है, ये एक निकाय है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आपके पास में ऐसा निकाय है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, उष्मा और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो अगर उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता तो मान लेते हैं कि जो वस्तु है उस वस्तु में 1 कूलाम, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 3 आवेश रखे गए हैं। ठीक है, 1 कूलाम, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 3 आवेश उसमें रखे गए हैं। और एक और सिस्टम है आपके पास में, उसमें जो है एक रखा गया है 2 कूलाम, एक रखा गया है 3 कूलाम और एक आपके पास में है Q कूलाम। ठीक है, आपको इस Q वाले की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस Q वाले की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो सिंपल सा ही मेथड यूज करेंगे कि आवेश संरक्षण वाला, कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो। तो इसी से अगर मिला के हम इन दोनों चीजों को बनाए, कि जो सिस्टम था 1 कूलाम, 2 कूलाम और 4 कूलाम को मिला के हमने एक दूसरा सिस्टम तैयार करा, वैसा ही एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर हमने तैयार करा, उसमें मान लेते कि 2 कूलाम मिल गया हमको, 3 कूलाम मिल गया और Q कूलाम मिल गया, तो Q वाले की वैल्यू क्या होगी, तो हम बीच में बराबर लगाएंगे। और करना क्या है, आपको सबको ऐड करना है। इस वाले में ऐड करोगे 1 + 2 + 4 इज इक्वल मिलेगा, इस वाले में कितना कितना है 2 + 3 + Q, सबको ऐड कर लो, 2 4 2 6 1 7, इधर 3 2 5 + Q, 5 इधर आएगा तो -7 - 5 = Q, मतलब आपको आंसर मिलेगा 2, है ना। तो अब अगर आप Q की वैल्यू 2 कूलाम रखते हो इसमें, ठीक है, तो आप चेक कर लो कि आपने जो पहले वाले सिस्टम से दूसरा वाला सिस्टम बनाया था, क्या उसमें आवेश में कोई फर्क आया है, मिला लो। इसमें मिलाते हैं तो भी हमारे पास 7 कूलाम के पूरे टोटल आवेश है, नेट चार्ज जो है इसमें 7 कूलाम है। और इस वाले में 2 3 5 2 7, उसमें भी 7 कूलाम आपको मिल गया। इसका मतलब है कि जो आपने पहले सिस्टम लिया था, ये वाला जो सिस्टम पहले लिया था, ठीक उसी सिस्टम से अगर आप दूसरा सिस्टम बनाते हो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं आवेश का संरक्षण। ठीक है, यही होता है आपका आवेश का संरक्षण। ठीक है, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, पहले 1 कूलाम था, 1 की जगह पे 2, 2 था 3 और 4 की जगह पे 2, बस नंबर ऑफ कूलाम, जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो ट्रांसफर होके एक नए रूप में कन्वर्ट हो गए, बाकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना पहले था नेट चार्ज उतना ही बाद में ही नेट चार्ज, इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। ठीक है, ये आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, ठीक है, आवेश की योज्यता का मतलब होता है आवेशों को जोड़ना, आवेशों का जोड़ना। तो अगर आपके पास में +2 कूलाम, -2 कूलाम, +4 कूलाम, -6 कूलाम, जितने भी आपको प्लस या माइनस में आवेश दिए गए हैं, उन सभी की जो योज्यता होती है, मतलब उनको जोड़ते हैं तो एक बीजगणितीय योग के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, आवेश की जो योज्यता होती है बीजगणितीय योग के रूप में मिलती है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास में -2 कूलाम, 4 कूलाम +6 कूलाम, ये आपके पास में कुछ आवेश हैं। ठीक है, इन आवेशों की आपको योज्यता बतानी है कि टोटल आवेश कितना होगा। तो करना क्या है, आपको इनके सिंबल्स के साथ में ऐड करना है। जब आप इसके सिंबल के साथ में ऐड करोगे, -2 +4 +6 -3, तो जो आपको टोटल चार्ज मिलेगा, मिला लो, टोटल चार्ज आपको मिलेगा 5 कूलम, ये आपका टोटल चार्ज होगा। ठीक है, तो आप अगर आवेश को उसके सिंबल के साथ में ऐड करते हो और
सिंबल के साथ में जब ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं बीजगणितीय योग। ठीक है, उसको नाम देते हैं बीजगणितीय, बीजगणितीय योग कहती है उसको। ठीक है, तो आवेश की जो योज्यता होती है, आवेश के अलग अलग मानों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, उसे कहते हैं आवेश की योज्यता। ये आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी, आकर्षण और प्रतिकर्षण, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि आवेश की जो योज्यता होती है, आवेश के मानों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, ये आवेश की 3 गुणधर्म हो गए। जो चौथा गुणधर्म है, उससे पहले आप इसको नोट करें, फिर हम लोग चौथे गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अगला जो गुणधर्म है चौथा, आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव। ठीक है, ये आवेश का चौथा गुणधर्म है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात याद रखना, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर अगर ये पूछा जाए कि अगर द्रव्यमान, जो आपका द्रव्यमान होता है, उस पर वेग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो जब हम लोग 11th-12th में होते हैं तो कहते हैं कि बेसिकली द्रव्यमान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, द्रव्यमान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर एक्चुअल में जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। तो जो रियल बात है कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। कैसे? कि द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल m0 अपन √1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। m जो होता है उसका जो वैल्यू होती है, मास, m को कहते हैं मास। ठीक है, कि चेंज होगा कि नहीं होगा ये वो बताता है। जो m0 होता है ये उसका मास होता है एक्चुअल में, जो उस टाइम पे आप मेजर करते हो कि मान लो उस टाइम पे 20 केजी था या फिर 40 केजी था, वो वाला मास है। ठीक है, मेजर मास है जो आप मेजर करते हो। ठीक है, जो मापते हो वो वाला मापना है, वो वाला मास है। उसके बाद जो v है आपका वेलोसिटी है कि किस वेग से वो गति करता है, और c जो है आपका प्रकाश की चाल है। तो जब आपका वस्तु है मान लो 20 किलोमीटर पर स्पीड की चलता है या फिर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। ठीक है, और ये जो आपका c है, c का मतलब होता है प्रकाश की चाल, और उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतने की स्पीड से चलता है। ठीक है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ये प्रकाश की चाल, और जो आपका वस्तु है उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि अगर आप चाहो भी तो आप इसके बराबर में कभी वेलोसिटी, किसी भी वस्तु की वेलोसिटी इसके बराबर में नहीं फेंक सकते। अगर आपको कोई वस्तु की गति करानी है तो आप इससे कम ही करा पाते हो, क्योंकि ऐसा अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है। ठीक है, कोई चीज लाइट की गति से, लाइट की स्पीड से गति करे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप इसे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना भी कम आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी। ठीक है, कितना भी कम आएगा तो 1 से तो कम ही आने वाला है। और अगर 1 से कम आएगा तो 1 में से कुछ भी घटाते हो, मान लो 0 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, तो अगर 1 में से घटाते हो तो वो भी आपकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग के करीब में जाएगी। तो मान लेते हैं लगभग में 1 ही रहता है, लगभग में मान लेते हैं कि 1 ही रहने वाला है। और अगर 1 ही रहने वाला है तो फिर अगर आप 1 का अंडर रूट निकालते हो तो आपको 1 मिलेगा, और अगर 1 से डिवाइड करते हो तो आपको m की जो वैल्यू है वो लगभग m0 के बराबर मिलती है। m की जो वैल्यू है लगभग m0 के बराबर मिलती है। किस केस में? जब आपका वस्तु या आपका पदार्थ ये किसी जो c के स्पीड से नहीं चल सकता, वो उस केस में आता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि वस्तु की जो मास है वो नहीं बदलता,
वो लगभग इसके बराबर आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान चाहे जितनी स्पीड से गति कर ले 20, 40, 50, 60, 70, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। पर अगर वहीं पे अगर आपका जो वस्तु था अगर वो लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे, अगर वो लाइट की स्पीड से चलने लगा, इसका मतलब है कि आपका जो भी है वो c के बराबर मिलेगा, और अगर लाइट की स्पीड से चलेगा तो भी c के बराबर। इसका मतलब है कि ये वाला भी आपको c स्क्वायर के बराबर मिलेगा, और ये दोनों अगर कटेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा, और 1 से अगर 1 आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 0, और 0 से अगर m0 को डिवाइड करते हो आपको मिलेगा इनफाइनाइट। मतलब m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको इनफाइनाइट। मतलब पहले जो m0 के बराबर लगभग बराबर आ रही थी, अब वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब पहले लाइट की स्पीड से चल रही थी, वो बदल के क्या होगी, इनफाइनाइट। मतलब उसकी रेंज ही नहीं पता कि अब वो कितनी स्पीड से चलेगा, मतलब उसका जो मास है पता है नहीं कि कितना होने वाला है। ठीक है, जब वो लाइट की स्पीड से चलता है। ठीक, तो जब कहते हैं कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो पड़ता है। तब पड़ेगा जब आपका वस्तु लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, जब आपका वस्तु लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उस द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। ठीक है, और आवेश की बात करें तो आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म है इसका 5वां गुणधर्म, आवेश का क्वांटमीकरण। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है। तो एक चीज पहले याद रखना कि अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है, ठीक है, सबसे छोटा आवेश अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है। सबसे छोटा जो आवेश होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। जो आपका सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये कब के लिए होता है, जब आपका ये स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका स्वतंत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा आवेश, तो इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। पर अगर स्वतंत्र अवस्था में न पूछे, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पूछता है और उसके बाद पूछता है कि सबसे छोटा आवेश कौन है, तो एक और होता है, उसको कहते हैं क्वार्क। ठीक है, ये क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन का 1/3 भाग होता है। क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है ये क्वार्क। तो अगर बस फर्क क्या है, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटा चार्ज कौन है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और उससे छोटा बात करी जाए कि बिना स्वतंत्र अवस्था में, फिर सिर्फ सबसे छोटे चार्ज की बात करी जाए तो आप कहते हो क्वार्क। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को दिखाते हैं ई से। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1 दशमलव माइनस का होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप क्यू ई से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ई से दिखाओ या फिर क्यू ई से दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर अगर आवेश की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश की जो वैल्यू है वो सेम है, बस फर्क क्या है, माइनस और प्लस का है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका माइनस में होता है, प्रोटॉन आपका प्लस में होता है। चार्जेस जो होते हैं उस पर जो चार्जेस बटे होते हैं वो भी माइनस और प्लस में होते हैं। ठीक है, बस इतनी फर्क है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है।
ठीक है। अच्छा, अगर बात समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करना कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। ये अगर आप कमेंट में अपने से लिखते हो ना तो आपको याद भी हो जाएगा, और जहां तक मुझे लगता है इतना तो सबको आता होगा, है ना। चलो आगे हम लोग क्वांटमीकरण की बात करते हैं। तो सपोज आपके पास में एक कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु, ठीक है। ये आपके पास में एक उदासीन वस्तु है। उदासीन का मतलब समझते हो ना, जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब होता है उदासीन। तो अगर ये उदासीन वस्तु अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, उदासीन वस्तु अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो ये बनाती है बेसिकली धनावेश। सबको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है बेसिकली धनावेश बनाती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो ये ऋण आवेश बनाती है। ये हमने अपने पहले लेक्चर में बात कर लिया था इसकी, ठीक है। कि कोई उदासीन वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धनावेश बनाती है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो ऋण आवेश बनाती है। इतनी हमने बात करी थी। अब हमारा अगला काम क्या है, हमको इस पे आवेश का क्वांटमीकरण बताना है। अच्छा एक चीज और, क्वांटमीकरण का मतलब भी जान लेना। ये क्वांटमीकरण का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। एक फिक्स्ड वैल्यू होती है क्वांटमीकरण का, ठीक है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो आवेश का फिक्स्ड वैल्यू कितना होता है, उसका जो फॉर्मूला कितना होता है, वो डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा, मान लेते हैं उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वो कितना आवेश बाहर करेगा, ये क्वेश्चन है। कि अगर उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो अपने परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करती है, ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसको भी इसका आंसर आ रहा है फटाफट कमेंट करो, ठीक है। कि एक उदासीन वस्तु अगर अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो वो अपने परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रही है, कितना आवेश को बाहर कर रही है, ये क्वेश्चन है। कि अपने परमाणु से वो कितना आवेश बाहर कर रही है, ठीक है। तो आंसर सुनना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रही है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश होता है उतने आवेश को ये उदासीन वस्तु बाहर कर रही है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रही है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश होता है उतने आवेश को बाहर कर रही है। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट में लिखो यस, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रही है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश होता है उतने आवेश को ये बाहर कर रही है, ठीक है। बराबर है। अगली बात सुनना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश को बाहर कर रही है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और ये चलता है आपका माइनस में। सुनना, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं तो आपको चिन्ह लगाने की जरूरत पड़ती है, तो आप इसके सिंबल्स के हिसाब से बताते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो आप क्वेश्चंस में सॉल्व करोगे तो हम लोग माइनस और प्लस नहीं लगा के चलेंगे समझने के लिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेश को बाहर करती है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेश को बाहर करती है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को बाहर करती है, ठीक है। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो कितना आवेश बाहर जाएगा, जितना दो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा उतने आवेश को बाहर करेगा, ठीक है। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करा तो जितना दो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर करेगा, क्लियर इतनी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करता है तो तीन इलेक्ट्रॉन पे जितने आवेश होंगे उतने आवेश के बराबर ये आवेश को बाहर करता है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और,
जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वस्तु धनावेश बनाती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है तो वस्तु धनावेश बनाती है, मतलब इधर आपको प्लस लगा के चलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा था कि अगर आप माइनस लगा के चलोगे तो आपको बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धनावेश बनाती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो प्लस एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बाहर। दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी प्लस दो गुणे दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। प्लस अगर तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो प्लस तीन गुणे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब इसी का उल्टा सुनना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो माइनस, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो माइनस चार्ज आएगा इस पे, और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी आवेश होता है उतने आवेश को ये ग्रहण करेगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, इतने आवेश को ये ग्रहण करती है। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो -2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो -3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा और ये वाला भी आगे बढ़ता जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ये उदासीन वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, एक चीज कॉमन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कॉमन चीज आ रहा है कि इतना आवेश तो उसने बाहर करा ही करा है। जब हम आवेश का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आपको आवेश बराबर मिलेगा कि, देखो एक चीज और, 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो बाहर कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जब वो बाहर कर रहा है तो प्लस और ग्रहण कर रहा है तो माइनस। तो अगर मान लेते उसने ग्रहण करा तो माइनस और बाहर करा तो प्लस, तो 1 2 3 4 कितना ग्रहण करता, छोड़ उसके बाद मान लेते कि इसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो प्लस माइनस इधर लगाएंगे 1 2 3 4 की जगह पे n, जितना भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा उसकी जगह पे उतनी वैल्यू पुट कर देंगे। अगला काम, ये वाला चीज आपका दोनों में कॉमन है, एज इट इज उतार लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात पते की ये है कि इसको एक अलग से फॉर्मूले के हिसाब से नाम देते हैं और कहते हैं कि उसे स्मॉल ई से दिखाते हैं, मतलब स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और स्मॉल ई का जो नाम होता है उसे कहते हैं मूल आवेश, ठीक है। स्मॉल ई को कहते हैं मूल आवेश, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं उसको, ये बात याद रखना। और जो क्यू है आपका आपका चार्ज है, एन का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका स्मॉल एन है, ठीक है। ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, इसी हुई कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट में लिखो यस यस यस, ठीक है। Q बराबर प्लस माइनस एन ई को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। मतलब जो भी आवेश प्रकृति में उपस्थित होता है वो उसका एक पूर्ण गुणक के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने जब बात करी थी क्वांटमीकरण की तो उसको हमने नाम दिया था फिक्स्ड वैल्यू। एक चीज हमने इसमें नोटिस करा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हो या फिर ग्रहण कर रहे हो तो आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स को या तो त्याग कर रहे हो या फिर ग्रहण करते हैं, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ग्रहण करें, उसे ही कहते हैं क्वांटाइजेशन। जब हम 1.5
2.5, 3.5, 3.25, 3.75 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण नहीं करते, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जब सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स की बात करते हैं, उसे कहते हैं फिक्स्ड वैल्यू। 3.5, 1.5 उसको हम लोग क्वांटाइजेशन में एडिंग नहीं करते, क्योंकि मान लो आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी मोबाइल की शॉप पे चले गए और मोबाइल वाले भैया से कहना भैया हमको 1.5 मोबाइल चाहिए, तो क्या वो आपको 1.5 मोबाइल देगा? होता ही नहीं है ऐसा कुछ। 1.5 मोबाइल जैसा कुछ भी नहीं होता। तो उसे ही कहते हैं, उससे या तो वो आपको 1 मोबाइल देगा या फिर आपको 2 मोबाइल देगा, 1.5 मोबाइल नहीं देगा, कहेगा भैया आप दूसरी दुकान देख लीजिए। ठीक है, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। और उसमें आवेश का जो फॉर्मूला आता है Q बराबर प्लस माइनस NE, ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, नोट करना है इसको, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। तो आगे बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन सी आवेश की यूनिट होती है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा, I इज इक्वल Q/T, याद है? धारा, I को कहते हैं धारा, धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, I बराबर Q/T। तो इधर से अगर आप Q की वैल्यू डिराइव करते हो तो Q बराबर I इंटू टी, ये आपको आवेश का एक फॉर्मूला मिलता है। एक तो फॉर्मूला हमने डिराइव करा कि Q इज इक्वल प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल Q इज इक्वल I इंटू टी। हमको क्या करना है, आवेश का मात्रक बताना है। तो आवेश के मात्रक बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो मिल गया हमको, ठीक है, पुराना वाला फॉर्मूला यूज करके वहां निकालते हैं। चलो सुनना, ये Q का आपको मात्रक बताना है, I की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं एम्पियर, I की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये होता है चार्ज का SI मात्रक। ठीक है, आवेश का जो SI मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है, या फिर इसको कहते हैं हम लोग कूलाम, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम कहते हैं। अच्छा एक चीज और, कूलाम या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है कूलम्ब, दोनों एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम और कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है। या तो कूलाम कहीं पे लिखा होता है फिर कहीं कहीं पे कूलम्ब लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है दोनों। ठीक है, तो आवेश का जो SI मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम होता है, बराबर। अच्छा, सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं, अगर SI हो गया तो सीजीएस भी होता है। और आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम, या फिर कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक, शॉर्ट फॉर्म में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्थैत कूलाम या स्थिर विद्युत मात्रक, शॉर्ट फॉर्म में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। अच्छा, एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो एक ESU में आपको मिलेंगे 3 इंटू 10⁹ कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 3 × 10⁹ कूलाम मिलते हैं, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं अन्य मात्रक की। बात अगर करें तो अन्य मात्रक में आपको एक चीज मिलेगा EMU, EMU इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और एक EMU में आपका होता है 10 कूलाम, एक EMU में 10 कूलाम होता है और एक ESU में 3 × 10⁹ कूलाम होता है। ठीक है, बराबर।
आगे बात करते हैं, अन्य मात्रक में एक और आता है आपका एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा कह सकते हो या फिर एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो उसको। तो एक एम्पियर सेकंड में होता है आपका, एक एम्पियर सेकंड में होता है 3600 कूलम। ठीक है, एक एम्पियर सेकंड में आपका होता है 3600 कूलम। ये आवेश का अन्य मात्रक है एम्पियर सेकंड। ठीक है, एक लास्ट और मात्रक इसका फैरेड, फैरेड बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल कैपिटल एफ से दिखाते हैं, फैरेड। तो आवेश का जो अन्य मात्रक होता है उसमें ये फैरेड भी आता है, और एक फैरेड बराबर होता है आपका 96,500 कूलम। एक फैरेड में 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, ये आवेश के मात्रक है। पहला आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एम्पियर सेकंड को कूलम। सीजीएस मात्रक जो होता है इसका स्थायित्व कूलम या फिर स्थिर विद्युत मात्रक या फिर ईएसयू कहते हैं, और एक ईएसयू में 3×10⁹ कूलम होता है। ठीक है, अगला होता है ईएमयू, विद्युत चुंबकीय मात्रक। एक ईएमयू में होता है आपका 10 कूलम। एम्पियर घंटा या फिर एम्पियर सेकंड कहते हैं, एक एम्पियर सेकंड में 3600 कूलम होता है। और लास्ट है आपका फैरेड, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फैरेड में होता है 96,500 कूलम। ये आवेश के पूरे मात्रक है। ठीक है, इनको आप नोट करो, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कूलम का नियम क्या होता है। ठीक है, अपने अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि कूलम का नियम क्या होता है। ठीक है, इनको नोट करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए